नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिया कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज मैं आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यानी भारत के संविधान पे टॉप 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। टॉप 100 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भारत के संविधान से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आज के ये जो 100 प्रश्न है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि 99.99% संभावना है कि इस लेक्चर से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आएगा ही आएगा। तो इन 100 प्रश्नों को जरूर याद करके जाना और लेक्चर को पूरा देखकर जाना, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही में वो स्टूडेंट जो पहली बार संविधान पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें संविधान को याद करने में प्रॉब्लम होती है, बार बार भूल जाते हैं, तो आप इस लेक्चर को जरूर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इधर एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक से लगाकर एडवांस क्वेश्चन तक ले जाया जाएगा, जिससे आपकी जो क्वेश्चंस है वो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, जिससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे जो एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज आप हमेशा भूल जाते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर नहीं करते हैं तो जरूर करिए। साथ ही में आप लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, क्योंकि हर रोज इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आते हैं। और दूसरी चीज कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। अगर आप लोग हर टॉपिक को आसानी से पढ़ना चाहते हैं, वो भी एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो आप दिया कोचिंग क्लासेस को अभी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दूंगी कि हर क्वेश्चन का आंसर आपको भी देते जाना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? क्वेश्चन 1 का आंसर देना, क्वेश्चन 2 का आंसर देना, 3 का, 4 का, ऐसे आपको कंटिन्यूसली देना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप ना दे चलेगा, लेकिन जो आपको आता है वो जरूर दे, ठीक है? शुरू करते हैं अब। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? वो कौन सी योजना थी जिसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन किया था? तो ये था हमारा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान की सभा जो है उसका गठन किया गया। ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली, सबसे फर्स्ट जो बैठक थी वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1986 को हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये सबको आना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा, यानी पूरे संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? तो यहाँ पर संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, संविधान बना, संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, ठीक है? लेकिन इसे अडॉप्ट कब किया गया था? अब देखिए, अडॉप्ट यानी अपनाया। भारत ने अपने संविधान को कब अपनाया था? तो भारत ने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब आपका धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ रहा है। अब संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो बी एन राव थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत एक गणराज्य रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक रिपब्लिक है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर रिपब्लिक का अर्थ पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। रिपब्लिक का अर्थ है कि देश का जो मुखिया होगा, यानी मुखिया जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया या सीएम हो गए स्टेट्स के अंदर, तो ये कौन चुनता है? वो जनता चुनती है। तो इसलिए ही रिपब्लिक का मतलब है यहाँ पर कि देश का जो मुखिया है वो जनता चुनेगी। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्तावना यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में किसने पेश किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संविधान सभा के अंदर किसने पेश की थी? जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान ने
कब अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो चुका था तो स्वतंत्र होने के बाद जो पहले लॉ मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो पहले लॉ मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। आप अपने आंसर जरूर चेक करना कि कौन सा सही है, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं तो हमें थोड़ी सी स्पीड रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का जो पद है वो किसने पास किया था? 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री का पद किसके पास था? तो जो वित्त मंत्री का जो पद है वो लियाकत अली खान के पास था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित हुई थी? संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें आयोजित हुई? तो टोटल 114 बैठकें हुई थी जिससे संविधान बना, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में टोटल 114 बैठकें आयोजित की गई, जिसपे संविधान की हर एक अनुच्छेद पे बहुत विस्तारित से चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? मूल संविधान यानी जो रियल संविधान था ना, ओरिजिनल जो मूल संविधान है, उसके अंदर कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसके बाद आंसर आप देना, ठीक है। तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियां जो है वो 8 थी, ठीक है। अभी 12 है और तब कितनी थी? 8 थी। तो 4 जो है वो बाद में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो मैंने आपको बताया 12 है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़े गए? यानी देखिए, पहले हमारा जो प्रस्तावना था उसके अंदर ये 2 शब्द नहीं थे, पथ निरपेक्ष और समाजवादी जो 2 शब्द थे वो कभी संशोधन हमारे प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन इसको बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि वो कौन सा संशोधन था जिससे ये दोनों शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? तो हमारा जो 42वां संशोधन जो था, जो 1976 में था हुआ था, तो उससे ये 2 शब्द यानी पथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 2 शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे क्वेश्चन आके क्या पूछ रहा है। काफी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि भारतीय संविधान में तो कई बार संशोधन हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर प्रस्तावना यानी हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है ना, उसके अंदर यहाँ पर संशोधन पूछा है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो संविधान की 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के पहले संशोधन के तहत जोड़ी गई, जो कि 1951 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यानी दल बदल विरोधी कानून जो है वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची जो है वो संविधान में किस संशोधन से जोड़ी गई? तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 73rd संशोधन जब हुआ था 1992 के अंदर, तब जोड़ा गया था। हमेशा संशोधन किस साल हुआ वो जरूर याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं से संबंधित 12वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? तो जो 12वीं अनुसूची है वो 74th संशोधन से जोड़ी गई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का स्रोत समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? यानी जो हमारे संविधान के अंदर कंकरंट लिस्ट का जो सोर्स है वो कौन से देश से लिया गया है? तो कंकरंट लिस्ट का जो सोर्स है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स का जो स्रोत है वो है यूएसए अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी वाइमर संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी संविधान के अंदर हम
अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ये प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो विधि का शासन की अवधारणा जो है वो अमेरिका से लिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग जो प्रस्तावना है उसे आत्मा कहा जाता है, संविधान का है ना, प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ठीक है, मूल जो हमारा संविधान है, रियल संविधान जो है उसमें कितने मौलिक अधिकार है? तो मूल संविधान के अंदर 7 मूल हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? तो जो हमारा 44वां संशोधन हुआ था भारतीय संविधान के अंदर, उससे जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हट गया, यानी इससे पहले जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संशोधन जब हुआ था तो उसको हटा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 300 ए के तहत हमारा कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है, ऑप्शन भी सही होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुल कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? तो कुल 5 प्रकार की रीट जो है वो जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी रीट जो है वो जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जो कि हमेशा पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस भारत के किस अनुच्छेद के तहत है? तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के तहत निहित है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये ऑप्शन बी 21 ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो कारखानों में बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नीति निर्देशक तत्व अदालत द्वारा क्यों सॉरी अदालत द्वारा क्या होते हैं, यानी अदालत के द्वारा ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर सरकार करती है या फिर कोई भी करता है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार जो है वो हनन हो चुका है इस तरीके से। लेकिन जब नीति निर्देशक तत्व जो है वो कोई गवर्नमेंट अगर उसका पूरा नहीं करती है तो हम वहां पर किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, ये इसका नॉन जस्टिसेबल का मतलब है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 40 में दे रखा है, ऑप्शन बी सही होगा। पूरे देश के समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 44 में दे रखा है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों अलग हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो हमारे अधिकार होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे कर्तव्य होते हैं कि हमें देश के लिए ये कर्तव्य करना है, जैसे हमें हमारे राष्ट्र का हमेशा सम्मान करना है, हमें हमारे तिरंगा का हमेशा सम्मान करना है, हमें स्वच्छता बनाए रखनी, ये हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो संविधान के अंदर दी गई है। तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान के अंदर जोड़ा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान के भाग 4 ए के अंदर है और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, यानी हमारा जो मूल संविधान था उसके अंदर कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो मूल संविधान के अंदर 10 थे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 है, वर्तमान में 11 मौलिक मौलिक कर्तव्य है, एक बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट, 11वां मौलिक कर्तव्य किन संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य
किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 46वें संशोधन जो कि 2002 में किया गया उसके द्वारा जोड़ा गया, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत। 50th क्वेश्चन हमारा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर किस अनुच्छेद में है? तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में वो अनुच्छेद जो 50 है उसके अंदर दिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनका जो पद है वो अनुच्छेद 52 के संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के अंदर महाभियोग की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 123 में दी गई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंदर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त होती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन होता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 64 में है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो है वो पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो महान्यायवादी का जो पद है वो अनुच्छेद 76 से संबंधित, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद के टोटल 3 अंग होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अंग यानी पार्ट्स, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल, ये 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। नेक्स्ट है भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? तो भारतीय संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनकर मिलती है। सॉरी, जो हमने पहले बताया ना लेजिस्लेचर, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, ये तो 3 हम उसे पिलर्स कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर हम पार्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारतीय संसद का पूछा है, ना कि संविधान का पूछा है, ना ही हमारे भारत का पूछा है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 मिलकर संसद बनती है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखना कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संसद के उच्च सदन अपर हाउस को क्या कहा जाता है? तो अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा 250, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो पहले हमने राज्यसभा की देखी, अब लोकसभा के अंदर ज्यादा होती है, तो आपको ऑप्शन बी 552 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के अंदर आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वहां पर आपको 30 वर्ष चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। धन विधेयक मनी बिल को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? मनी बिल को हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, कभी राज्यसभा में पेश नहीं होता है, और सिर्फ सदस्य जो सदन संसद का जो सदस्य होता है वही उसको पेश कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो वो जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी स्पीकर जो रहेगा वो करेगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब दोनों साथ में होते हैं तब भी लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो ही ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है? तो जो हमारी
जॉइंट सिटिंग है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, ऑप्शन ए। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक मैंने अपने आप के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती थी और एक क्वेश्चन आता था। संयुक्त बैठक, हम इसको ऐप इमरजेंसी से जुड़े, आप एम्बुलेंस कब बुलाते हैं? एम्बुलेंस बुलाने के लिए क्या आप नंबर डायल करते हैं? 108 डायल करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए ही बुलाई जाती है, आप ऐसा समझिए। और इसके बाद आपको याद हो जाएगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है और मीटिंग रखनी है तो आपको अनुच्छेद यानी एम्बुलेंस 108 बुलानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो संसद के दोनों सत्रों के बीच में ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों का अंतराल हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उन्हें 6 महीने में एक बार तो होना ही होना है संसद के अंदर। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो है की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? तो उनका जो स्थापना है और जो गठन है वो अनुच्छेद 124 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो यानी रिटायरमेंट की उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उनकी जो है वो 62 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद में है? तो भारत के सीएजी जो है उनका जो पद है वो अनुच्छेद 148 में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो हमेशा राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये अनुच्छेद 324 से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का जो प्रावधान है वो 315 के अंदर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा। भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपातकाल जो है अभी एक भी बार नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 368 में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस संविधान में कहा गया है? कौन सा संविधान है जो राजभाषा को हिंदी और लिपि देवनागरी होगी ये बताया गया है? तो ये हमारा अनुच्छेद 343 के अंदर कहा गया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार कभी निलंबित नहीं होते हैं? भले आपातकाल लग जाता है यानी इमरजेंसी लगती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है? तो लगभग 50 सदस्य का समर्थन तो होना ही चाहिए अगर आपको नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पेश करना है तो। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन, ऑप्शन सी ए बिल्कुल करेक्ट होगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। संविधान की प्रस्तावना में किस न्याय का उल्लेख किया है? नहीं किया है, तो संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होना चाहिए? तो यहाँ पर 1/10 कोरम तो होना ही चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है सिक्का बैंक और विदेशी मामले किस सूची के विषय हैं? तो ये जो है हमारे यूनियन लिस्ट के विषय हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। शिक्षा वन और वन्यजीव किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये समवर्ती सूची के अंदर आते हैं, यानी कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न जो है, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। आज इन 100 प्रश्नों को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।